नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 69 का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं एक एक करके एक एक क्वेश्चंस क्या क्या है, क्या क्या कहानी नहीं है। ठीक है, देखिए आज के इस टेस्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इनमें से कौन है जिसने एक बुक लिखी बहुत ही फेमस और उसका नाम है द लिविंग माउंटेन। तो बेसिक सा फैक्ट है, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये जो बुक लिखी है इसके जो राइटर है बहुत ही फेमस, उनका नाम है क्या? उनका नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने बुक लिखी है। ठीक है, तो एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है, द लिविंग माउंटेन किसकी है? अमिताभ घोष की। इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद रखने के लिए हाथ से बोल सकते हो, कैसे दिमाग, ताकि लंबे टाइम तक अपने को याद रह जाए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कि ऑब्वियस बात है, आज की इस सदी की अगर अपन देखें तो एक्टर में अमिताभ बच्चन एक महानायक है ना, एक लिविंग लेजेंड है, ऐसा बोलते हैं ना, लिविंग लेजेंड है, बहुत ही अभी जिंदा है और एक लेजेंड व्यक्ति है ना। तो लिविंग लेजेंड है कौन? अमिताभ बच्चन। उससे याद रखना अमिताभ घोष, और उनकी बुक का नाम है द लिविंग माउंटेन। थोड़ा सा लिंक कर देना आप लोग। डन। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक सपाट अस्थि है ना, इनमें से कौन सी एक फ्लैट बोन है? तो देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअल में जब अपन लोग स्टडी करते हैं तो अपन है ना बेसिकली 5 टाइप की हड्डियाँ पढ़ते हैं, है ना। पहले तो थोड़ा सा इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। जब अपन पढ़ते हैं, अच्छा आपको पता है हमारी पूरी साइंस टिकी हुई किस पे? वर्ड्स पे। बोन्स के लिए साइंस हमेशा कौन सा वर्ड इस्तेमाल करती है? ऑस्टियो। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करती है? ऑस्टियो। बताओ, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। स्पेशलिस्ट क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजिस्ट। हड्डियों से डर लगे तो कौन सा फोबिया? ऑस्टियोफोबिया। इस तरीके से आपको याद रखना, बोन्स के लिए साइंस हमेशा कौन सा वर्ड इस्तेमाल करती है? ऑस्टियो। जब अपन पढ़ते हैं बोन्स को, तो बोन्स बेसिकली 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 5 तरह की अस्थियां अपन पढ़ते हैं जब अपन बोन्स की स्टडी करते हैं। 5 टाइप कौन कौन से अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो दोस्तों, एक होती है लॉन्ग बोन्स, लंबी जो हड्डियां होती है, लॉन्ग बोन्स। ठीक है। 2, एक होती है आपकी शॉर्ट, है ना, जो छोटी शॉर्ट बोन्स होती हैं आपकी। एक होती है दोस्तों जो जिसको अपन बोलते हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं चपटी अस्थियां। कौन सी? चपटी, एकदम फ्लैट होती है। एकदम कैसे होती है बताओ? एकदम कैसी होती है? एकदम अगर आपसे पूछा जाए तो एकदम कैसी होती है? फ्लैट होती है। ठीक है, तो आप ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर अपन बात करें, एक होती है आपकी कौन सी? एक होती है आपकी इर्रेगुलर, प्रॉपर शेप नहीं होती, थोड़ी इधर से निकली हुई, इधर से निकली, इस तरीके से। तो एक बोन्स होती है जिसको अपन बोलते हैं इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स, ये टाइप बता रहा हूं हड्डियों का। और एक 5वां प्रकार होता है हड्डियों का जिसको बोलते हैं सेस्मॉइड बोन्स। सेसामॉइड बोन्स, सेस्मॉइड बोन्स। ठीक है, अब ये क्या है आप समझो जरा। देखो अब थोड़ा समझना, वो हड्डियां जो क्या होंगी बताओ? लंबी होंगी, है ना। तुलनात्मक रूप से अगर अपेक्षाकृत रूप से देखें तो थोड़ी लंबी लंबी बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स होती है। दिखती सी बात है, जो दिखने में लॉन्ग होगी वो लॉन्ग बोन्स होगी। जैसे अगर मैं बोलूं हमारी ये वाली जो हड्डी होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसका नाम क्या होता है बताओ? ये जो बोन होती है, ये जो मिड हेड में जो बोन होती है, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस हमारी कैसी बोन है? तो आप बोलोगे ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, ठीक है। ये अगर आप जांग में देखोगे तो हमारी थाई में कौन सी बोन होती है? फीमर। वो वैसे भी आपको पता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो ये हो गया। या हमारे ये वाली जो मिड हैंड, ये जो फोर हैंड में अग्रभाग में, ये जो यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, अल्ना और क्या? रेडियस। तो अल्ना हो गया आपका, रेडियस हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी बोन्स कंसिडर की जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी बोन्स कंसिडर की जाती है कैसी? लॉन्ग बोन्स के रूप में। जबकि शॉर्ट बोन्स के रूप में अगर मैं आपसे बोलूं तो दोस्तों, शॉर्ट बोन्स के रूप में अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें आप याद रख सकते हो, छोटी हड्डियां होती है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा नहीं होती। तो छोटी छोटी हमारी जो कलाई में पाई जाती है, आपको पता हो तो कलाई वाली जो हड्डियां होती है ना, जो हमारी कलाई में होती है, कलाई वाली हड्डियों को क्या बोलते हैं? टार्सल्स, कार्पल्स, सॉरी, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं कार्पल्स। या फिर हमारे जो एड़ी में होती है उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टार्सल्स। तो ये वाली जो बोन्स होती है छोटी छोटी बोन्स होती है, इसलिए इसको आप कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हो? शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हो। चावल सर ठीक है, परफेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा इतना लोचा है ही नहीं। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, फ्लैट बोन्स, एकदम चपटी होती हैं, चपटी बोन्स होती हैं, जो हमारे मसल, जो हमारी मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई, उनके अटैचमेंट में उनका योगदान होता है। तो मसल अटैचमेंट में उनका योगदान होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हड्डियां होती है। खास करके जो हमारे माथे वाली जो हड्डियां होती है, ये ज्यादातर जनरली आपको कौन सी हड्डियां मिलेंगी? ये आपको एकदम चपटी मिलेगी, फ्लैट मिलेगी। तो ये हेड वाली बोन्स जनरली कैसी होती है? आपके फ्लैट बोन्स होती हैं। या फिर हमारी जो पसलियों की बोन्स होती है, रिब्स वाली, है ना, पसलियों वाली बोन्स होती है ना, वो भी कैसी होती है आपकी? वो भी आपकी एकदम चपटी होती है। तो इसमें आप बोल सकते हो, बताओ कौन सी? हमारी रिब्स वाली, या फिर हमारी हेड, सर की हड्डियां, या आगे से एक हड्डी जो रिब्स को जोड़ती है, स्टर्नम, ये सब एकदम चपटी होती हैं। तो ये आती है आपकी किस में आती है? फ्लैट बोन्स के अंदर आती है। किस में आती है? ये सारी की सारी आपकी फ्लैट बोन्स के अंदर आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है? तो बस ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।
इरेगुलर मतलब प्रॉपर शेप नहीं होता इरेगुलर, मैं इतना बोल सकता हूँ। इसमें अगर आप बोलूँ तो खास करके जो हमारी जबड़े वाली हड्डी होती है ना, जबड़े में हड्डी कौन सी होती है, मैंडिबल, तो मैंडिबल इसी के अंदर आती है, जो जबड़े जिसको जबड़ा अस्थि बोलते हैं, मैंडिबल, ये आपके इरेगुलर बोन्स का एग्जांपल है। सिस्मॉइड बोन्स बोलते हैं, इसमें अगर मैं बोलूँ ये खास करके हमारे शरीर में जो लिगामेंट्स और टेंडेंस होते हैं, टेंडेंस जो मांसपेशियों को जोड़ते हैं बोन से, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेस्मॉइड बोन्स। और इसमें अगर एग्जांपल के रूप में बोलूं तो हमारे घुटनों में जो नी में जो बोन्स पाई जाती है, घुटनों में, नी में, घुटनों में जो बोन्स पाई जाती हैं वो इसका एग्जांपल है। नाम क्या है घुटनों में, जैसे बोन का नाम बोलो तो पटेला, क्या नाम है इसका, इसका नाम है पटेला, ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है पटेला बोन। कौन सी बोन है, अगर आपसे नाम पूछा जाए तो हमारे घुटनों में जो हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है आपका घुटनों में जो हमारे नी में होती है, ठीक है, उसका नाम है आपका पटेला, पटेला, ठीक है, पटेला बोन। तो ये मैंने आपको बताया 5 तरह की हड्डियां होती है और उनके एग्जांपल के में भी आपको मैंने लिखवा दिया। तो हमारा क्वेश्चन था कि बताओ कौन सी फ्लैट बोन्स है, तो हमारी जो चपटी हड्डियां उसमें जो हमारी पसलियों की हड्डियां होती है या हेड की हड्डियां होती है वो एक तरीके से चपटी अस्थियों का एग्जाम्पल है और यही हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा क्या, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन, तो उत्तर आएगा आपका कौन सी, रिब्स वाली जो होती है, पसलियों वाली हड्डियां होती है, वो इसका उत्तर आ जाएगा। डन, अवश्य, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला यह है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं, है ना। तो वायुमंडल की किस परत में अगर आपसे पूछा जाए जल जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी सबसे बाह्य परत है, जो सबसे कौन सी परत है, जो हमारी सबसे बाह्य परत है ना, सबसे जो बाह्य परत है, जो सबसे ऊपर वाली परत है, जिसको अपन जानते हैं किसके नाम से, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, वो उसका टेम्परेचर इतना होता है कि कोई भी उल्कापिंड जब उसके संपर्क में आता है तो वहीं जलकर क्या हो जाता है, बताओ, खत्म हो जाता है, ठीक है, वहीं जलकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बहिर्मंडल इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सोस्फीयर हो जाएगा। हालांकि कुछ गाइड्स ऐसा दावा करते हैं कि वहां से एकदम जलना प्रारंभ होते हैं और करते 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 सबसे ऊपर आपको पता है, देखो वायुमंडल की 5 ही परतें होती है, अगर आपको अच्छे से पता हो तो वायुमंडल की जो अगर अपन 5 परतों के बारे में अगर देखें तो सबसे पहली जो परत होती है, आपको पता, अगर ये हमारी अर्थ है ना, ये अगर हमारी क्या है बताओ, अर्थ है, ये अगर हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है ना, तो चारों तरफ गैसों ने घेर रखा है। तो लगभग अगर आप 13 से 18 किलोमीटर तक, कितना, लगभग 13 से 18 किलोमीटर तक जाओगे तो ये जो आपको जिस गैसों के मंडल ने घेर रखा है इसको अपन बोलते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कौन सा स्फेयर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर आप लगभग ऊपर अगर जाओगे कितने किलोमीटर तक, लगभग अगर आप ऊपर जाते हो 50 किलोमीटर तक, तो ये जो आपका मंडल आता है आपका, है ना, इसको बोलते हैं समताप मंडल। कौन सा मंडल, इसको बोलते हैं समताप मंडल, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इसको। फिर लगभग अगर आप जाते हो कितने किलोमीटर तक, लगभग आप 80 किलोमीटर तक जाते हो तो इसको बोलते हैं मध्य मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, बीच वाला, मीजोस्फेयर। कौन सा स्फेयर, इसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। डन, एकदम परफेक्ट है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। उसके बाद लगभग अगर आप 400 किलोमीटर तक जाते हो, कितने किलोमीटर तक, लगभग 400 किलोमीटर तक अगर आप जाते हो ऊपर, और है ना 80 से ऊपर 400 किलोमीटर तक अगर आप जाते हो, ये होता है आयन मंडल। कौन सा मंडल, आयन मंडल, इंग्लिश में बोले तो आयनोस्फेयर। और उसके भी ऊपर लगभग अगर आप 1000 से लगभग 1500 किलोमीटर तक अगर आप और ऊपर जा रहे हो तो इसको बोलते हैं आपका बहिर्मंडल। कौन सा मंडल, बहिर्मंडल, बाहर का मंडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। कौन सा स्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब इसमें फटाफट आपको बता देता हूं किस किस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है धरती के ऊपर क्या है, बताओ, धरती के ऊपर 70% क्या है, पानी है। यही पानी जब इवापोरेट होकर वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है तो बादलों का रूप धारण करता है, फिर वही बादल का कंडेंसेशन से होकर वापस क्या होती है, बारिश होती है। तो वही पानी जब ऊपर जाता है वाटर वेपर्स के रूप में, तो याद रखना ये पानी कभी भी क्षोभ मंडल से ऊपर नहीं जाता, कभी भी क्षोभ मंडल से ऊपर नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा ये पानी वाटर वेपर्स 13 से 15 किलोमीटर तक ऊपर जाता है, इससे ऊपर कभी जाता ही नहीं है। इसका मतलब जिंदगी में वाटर वेपर से रिलेटेड जितनी भी अगर क्वेश्चन पूछे जाए उन सब का उत्तर हमेशा जिंदगी में क्या करोगे, क्षोभ मंडल। कैसे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इन्हीं वाटर वेपर से क्या बनता है, इन्हीं वाटर वेपर से बनता है आपका क्या, इन्हीं जल वाष्प से आपको पता है क्या बनता है, इन्हीं जल वाष्प से वाटर वेपर से आपके बादल बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बादल बताओ वायुमंडल की कौन सी परत पे बनते हैं, तो क्षोभ मंडल में। अरे समझ में, बरसात कौन से मंडल में होती थी, इसमें। बिजली कौन से में कड़कती है, तो इसमें। अरे कुछ भी मौसम से रिलेटेड कोई भी घटना हो जो जल वाष्प से रिलेटेड हो, वाटर वेपर से रिलेटेड हो, वो सब की सब चीजें बताओ कहां पर होगी, क्षोभ मंडल में, क्योंकि वाटर वेपर्स होते ही यहीं पर हैं, होते ही यहीं पर है। बात आई समझ में, बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर जाओगे तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, इस तरह की कोई सीन ही नहीं है। तो आपको पता है जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं यहाँ, तो अगर उड़ेंगे 13-14 किलोमीटर तक, यहाँ बताओ क्या डिस्टर्बेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, बादल इन सब चीज़ों का। तो एरोप्लेन वगैरह जितने भी उड़ते हैं वो आपको पता है दोस्तों कौन से मंडल में उड़ते हैं, वो हमेशा एरोप्लेन वगैरह इस मंडल में उड़ते हैं, बोले तो समताप मंडल में। तो बताओ वायुयानों के उड़ने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है सबसे आदर्श परत, आइडियल लेयर कौन सी मानी गई, स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ उड़ो, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।
तो समताप मंडल में एक तो क्वेश्चन क्या आता है बताओ, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन बताओ कौन से उसमें लेयर में उड़ते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं समताप मंडल में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि इसी समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस, O3 पाई जाती है। अब उसकी क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों होता क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। याद रखना, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? ऊपर जाने पर दोस्तों टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। समझ रहे हो क्या? ऊपर जाने पर टेम्परेचर में क्या आती है? ऊपर जाने पर दोस्तों टेम्परेचर में कमी आती है। लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। ऐसा बोलते हैं लगभग 165 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग 6-7 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर, और जितना 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो आपको पता है ऐसे करते 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 थे, जब आप क्षोभमंडल के एकदम एंड पे आते हो, क्षोभमंडल के एंड पे आते हो तो लगभग -50-60 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो बहुत ठंडा माहौल होता है ना। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में आते हैं वापस तापमान बढ़ना शुरू होता है, -60-70 से वापस -40, -30, -20, -10, -0 तक होता है। इसलिए तो इसका नाम है समताप, वापस वो वाला ताप होता है कहां तक? 0 की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इस मंडल का नाम है समताप मंडल। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि इसी परत में एक गैस पाई जाती है, ओजोन गैस, और वो क्या करती है? सूर्य से आने वाली यूवी रेज को, सूर्य से आने वाली यूवी रेज को अपने अंदर क्या करती है दोस्तों? सूर्य से आने वाली यूवी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। जब सूर्य से आने वाली यूवी रेज को अपने अंदर क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है आसपास का क्या होगा? बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए समताप मंडल में फिर से तापमान बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वापस कहां तक आता है? 0 तक। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस। या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ओजोन गैस कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। या फिर आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन से परत के अंदर अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है? तो समताप मंडल में। ये याद रखना, छोटा सा शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि अपन तो भी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन बस कर रहे हैं। उसके बाद इसी परत में ओजोन गैस है। उसके बाद वापस जब मैं मध्य मंडल में ऊपर जाता हूं मीजोस्फीयर में, तो वहां तो कोई ओजोन गैस है नहीं जो यूवी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और तापमान बढ़ाए, नहीं बढ़ाएगी, तो फिर से तापमान डिप करेगा, गिरेगा, और तापमान फिर कम होने लगता है, और करते 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 यहां तक इस मध्य मंडल में चलते चलते तापमान इतना कम हो जाता है, कितना? बहुत ज्यादा माइनस में पहुंच जाता है, -80, 90, 100 से भी ऊपर माइनस में तापमान पहुंच जाता है। इसलिए ये हमारे पूरे वायुमंडल की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। हमारे पूरे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत अगर पूछा जाए बताओ कौन सी है, तो वो है मध्य मंडल। यहाँ हवाओं की स्पीड भी बहुत तेज वगैरह होगी। उसके बाद अगर अपन आयन मंडल बोले तो आयन मंडल का नाम आयन मंडल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। क्या होता है? कुछ चार्ज्ड पार्टिकल, ऐसे चार्ज कणों को तो आयंस बोलते हैं, और यहाँ से हम जो भी सिग्नल वगैरह भेजते हैं वो इनसे टकराकर हमारे पास क्या आते हैं? वापस आते हैं। इसलिए जितने भी सैटेलाइट वगैरह वाला काम है वो सारा सैटेलाइट वगैरह वाला काम जनरली किस में होता है? कौन सी लेयर में होता है? तो वो ज्यादातर इसी आयन मंडल में होता है, इसलिए इसका नाम है कौन सा? आयन मंडल। उसके बाद जो आपका बहिर्मंडल है वो और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको पता है ऊपर जाने पर फिर तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अब आप जानते हो जो जितने भी सनरेज वगैरह आएंगी वायुमंडल से जब टकराएगी तो सबसे पहले इनका सामना इसी से होगा, बहिर्मंडल से। तो यहाँ का तापमान सबसे क्या होता है? ज्यादा। तो ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है, ये हमारे पूरे वायुमंडल की सबसे क्या है? गर्म लेयर है, और इतनी गर्म है कि ऊपर से आने वाले जितने भी उल्कापिंड, मीटियोर वगैरह होते हैं, जैसे उसका सामना इस बहिर्मंडल से होता है तो इस गर्म टेम्परेचर में बेचारे यहीं वो टूट कर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, और हमारी धरती तक पहुंचते नहीं है। इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा कि सबसे गर्म परत कौन सी? बहिर्मंडल। तो ज्यादातर उल्कापिंड वगैरह नष्ट होते हैं कहां होते हैं? आपके बहिर्मंडल में क्या हो जाते हैं? आपके नष्ट हो जाते हैं। बोलो क्लियर है? लेकिन कुछ राइटर्स मैंने बोला वो मानते हैं कि इसका उत्तर होगा मध्य मंडल, जबकि मध्य मंडल नहीं, उत्तर क्या होगा? इसका बहिर्मंडल होगा। हाँ, मध्य मंडल में होता है कभी कभार यहां से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, करते करते मध्य मंडल तक आते आते फाइनली वो पूरे उल्कापिंड क्या होते हैं? टूट जाते हैं, जो हमारी धरती तक पहुंचते नहीं है। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे है कि टूटते हैं कहां पर? तो वो स्टार्टिंग यहीं से होती है, कहां होती है? बहिर्मंडल में। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं डिफरेंट लेयर से जो मैंने आपको बता दी। क्या एक हल्का सा रिकैप लेता हूं। क्षोभमंडल में जब भी वाटर वेपर या जल वाष्प से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए क्षोभमंडल में चिपका देना। इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं समताप मंडल में, एक तो एरोप्लेन के उड़ने के लिए सबसे बेस्ट है, दूसरा यहां पर ओजोन गैस पाई जाती है तो वो पराबैंगनी वाला सीन यहां पर चिपका देना। तीसरा मध्य मंडल सबसे क्या है? ठंडी है, यहां सैटेलाइट वाली कहानी चिपका देना, चार्ज पार्टिकल्स आयन मंडल में, और बहिर्मंडल सबसे क्या है? गर्म है, तो उल्कापिंड यहीं पर गर्म इस लेयर से टकराते क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर अपन ने कैसे किया है। देन नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें तो बोला गया है हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग में, है ना, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये बता रहा है कि हिमालय की जो ऊपर वाली जो नदियां है ना वो कुछ इस तरीके से ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरह से घूमती है। तो इसको इस तरीके से जो नदियां कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इस तरह, इस पैटर्न से जो नदियां घूमती है ना, नदियों के इस पैटर्न को बोलते हैं क्या? विसर्प पैटर्न। कौन सा? विसर्प। ऐसा लग रहा है जैसे सांप घूम रहा है ना, विसर्प पैटर्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंढर। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंढर। मेंढर का मतलब आपको पता होगा, मेंढर का मतलब होता है भटकना, है ना, भटकना वाला का कोई फिक्स डायरेक्शन होती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर। तो ये बात बिल्कुल सही है, हिमालय की नदियां जब ऊपर से निकलती है तो उनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इधर इधर इस तरीके से ही घूमती है। तो हिमालय की नदियों के बारे में ये वाला पहला स्टेटमेंट तो एकदम क्या है? सही है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आगे जाकर ये नदियां ऐसा लगता है जैसे गाय का खुर नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्स बो, है ना, गाय या बैल का खुर, इस तरीके का पैटर्न बनाती नहीं। इस तरह की नदियां कभी पैटर्न बनाती नहीं कि यहां से निकली ऊपर जाके यूं वापस ऐसे आ गई, या यहां से निकली यूं आ गई, यही इस तरह की हिमालय की नदियां पैटर्न नहीं बनाती है। तो ऑक्सबो शेप नहीं बनाती हिमालय की नदियां जनरली, तो नहीं बनाती है, तो सेकंड पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा। तो हिमालय की नदियों से रिलेटेड फीचर में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है कि ऊपरी भाग का विसर्प जैसा है हिमालय की नदियों का ज्यादातर। डन, तो इसका हो जाएगा केवल एक, है ना, केवल एक स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट सही है इसका। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा, है ना, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको मैं बात बता देता हूं, हमारे जितने भी विटामिन होते हैं, हमारे जितने भी विटामिन जब हम पढ़ते हैं, विटामिन को दो कैटेगरी में बांटो। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में, है ना, वाटर के अंदर जल में जाके घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पानी में नहीं, हमारे शरीर की फैट में जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, वसा में जाके घुल जाते हैं, वसा में, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो कौन से हैं, आओ देखो, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है बी और सी। बोलो कौन से हैं, बी और सी। तो पीछे बच गए कौन से, ए, डी, ई, के, ये जनरली हमारे शरीर में किसमें घुलते हैं, जाके वसा में घुलते हैं। अब आप सुनो, अब अपन कैसे याद रखेंगे, आप तो बस ये वाले याद रखो, बच गए वो सारे के सारे किसमें घुलते हैं, हमारे शरीर की फैट में, वसा में जाके घुलते हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो कई बार अपन नहीं बोलते हैं, ओ ले, ये तो गई भैंस पानी में, बोलो क्या, गई भैंस किसमें, पानी में, गई भैंस पानी में, तो भैंस, है ना, भैंस, भैंस, लो गई भैंस पानी में, बस ऐसे याद रख लो, और गई भैंस पानी में, तो भैंस, बी और सी, तो बी और सी तो किसमें घुलनशील होंगे, पानी में, मतलब वाटर में। तो फिर बच गए, अपने याद ही रखने, सारे सारे किसमें होंगे, वसा में होंगे। अब आप देखो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये था कि वाटर सॉल्युबल, इसमें वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी, सबसे पहले सी, नहीं ये तो पानी में घुलता है, ये हो नहीं सकता। बी, ये बी आपको पता है पानी में है, ये भी बी पानी में, चाहे B2 B4। तो डी नहीं था ना, तो डी बताओ किसमें घुलता है, आपके वसा में घुलता है। ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सारे के सारे हमारे शरीर की फैट में जाके घुलते हैं, दैट्स वाई इसका उत्तर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो बोला कि हाइड्रा जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है। मतलब क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, कईयों को ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, देखो इस संसार में जितने भी जीव हैं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जब उनके वर्गीकरण की बात आई, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जब उनके वर्गीकरण की बात आई, जब उनके दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात आई, ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात आई, तो एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। बोलो क्या नाम था, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने क्या किया, इस दुनिया के समस्त जीवों को कितने कैटेगरी में, कितने जगत में, 5 जगत के अंदर क्या कर दिया, बांट दिया। इसलिए उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितना, 5 किंगडम में बांटा सबसे पहले सभी जीवों को, और किंगडम को हिंदी में क्या बोलते हैं, जगत। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, इस दुनिया के समस्त जीवों को 5 कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया, बांट दिया। सबसे पहली कैटेगरी बनाई उन्होंने, आपका क्या कहते हैं उसको, सबसे जो पहली कैटेगरी उन्होंने बनाई, जो अपन बोल सकते हैं एक तरीके से बैक्टीरिया। इसमें सारे के सारे इन्होंने क्या डाले, बताओ, इन्होंने इसमें सारे के सारे क्या डाले, आपके बैक्टीरिया डाले। दूसरी कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्या किया, दूसरी कैटेगरी के अंदर उन्होंने क्या डाले, लगभग सारे के सारे आपके जैसे प्रोटोजोआ वगैरह डाले, जिसको अपन प्रोटिस्टा बोलते हैं, है ना। और जैसे नाम लिखवा देता हूँ, पहली कैटेगरी का इन्होंने नाम बनाया मोनेरा। क्या नाम रखा, मोनेरा। इसमें ज्यादातर उन्होंने क्या डाले, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमेशा कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, मोनेरा में। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई, इसका नाम रखा प्रोटिस्टा। इसमें जनरली प्रोटोजोआ वगैरह, अमीबा वगैरह इसमें डाले, ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह। तीसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई फंगस, फफूंद, ठीक है, फंगस, है ना, कवक। चौथी इन्होंने बनाई प्लांट्स, प्लांटी, पादप। और 5वीं इन्होंने जो किंगडम बनाया उसका नाम रखा एनिमल, बोले तो जंतु। इसको क्या बोला, पादप, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन 5 किंगडम को और आगे जब बांटा, तो जब एनिमल को बांटा तो एनिमल को आगे और जितने हिस्सों में बांटा, कितने हिस्से बनाए, 11, और उनको बोलते हैं फाइलम। उनको क्या बोलते हैं, फाइलम। आगे 11 फाइलम, 11 संघों में और बांटा। उन 11 संघों के अगर मैं आपसे नाम बोलूं तो आपने नाम सुना होगा, मोलस्कान, ऑर्थोपोडा, नाम सुना है कभी आपने, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्कीहेलमिन्थीज। नहीं सुने तो आप एक बार गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, तो जंतु जगत को इन्होंने और 11 आगे और संघों में बांटा। तो उन्हीं संघों में से उन 11 संघों में से एक संघ है, एक फाइलम है जिसका नाम है निडेरिया। बोलो क्या नाम है, जिसका नाम है निडेरिया, है ना, सी साइलेंट होता है,
निडेरिया या इसी को बोलते हैं सिलेंट्रेटा। एक फाइलम होता है, एक संघ होता है जंतु जगत के 11 फाइलम में, इसका एक होता है, इसका नाम होता है सिलेंट्रेटा। इसी सिलेंट्रेटा फाइलम का उदाहरणों के रूप में अगर मैं जीव बोलूं तो इसके उदाहरणों के रूप में जीव होता है जिसका नाम होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा जो जीव होता है, अगर आपसे पूछा जाए जो हाइड्रा जीव होता है ना, हाइड्रा जीव कौन से फाइलम में आता है, संघ में आता है, तो अपन बोलेंगे निडेरिया या सिलेंट्रेटा बोल दो, एक ही चीज, इसमें आता है। और ये संघ किस किंगडम में आता है, तो एनिमल में आता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि एक सेकंड, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हाइड्रा करके एक जंतु होता है ना, हाइड्रा वो जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम के किस संघ बोले तो फाइलम के अंदर आता है, किस फाइलम के अंदर आता है। तो मैंने बताया ना 11 फाइलम होते हैं, उनमें से एक फाइलम होता है जिसका नाम होता है दोस्तों सिलेंट्रेटा। बोलो क्या नाम होता है, सिलेंट्रेटा, है ना, सिलेंट्रेटा, या इसी का एक और नाम होता है निडेरिया, इसके अंदर आता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए हाइड्रा किसके अंदर आता है, तो हाइड्रा आता है दोस्तों सिलेंट्रेटा या निडेरिया के अंदर आता है। बोलो क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें भी आपको 1% भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे देखो, अगला अपना क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट तो आप समझ रहे हो ना, मैं अगर कोई चीज कमांड दूंगा तो वो अंदर की तरफ जा रही तो इनपुट कर रहा हूं, वापस बाहर की तरफ मेरे पास कोई चीज जा रही तो आउटपुट है। जैसे एक बात बताओ, प्रिंटर क्या करता है, तो प्रिंटर में कोई चीज बाहर निकाल के देता है, आउटपुट डिवाइस है। अरे बात आई समझ, प्रिंटर क्या बताओ, एक तरीके से आउटपुट डिवाइस। स्पीकर से क्या आवाज बाहर की तरफ आ रही है, भाई बाहर की तरफ भी तो स्पीकर से आवाज आ रही है, आउटपुट डिवाइस है। समझ में आए कुछ बात समझ में आ रही है आपको। माउस है, अब माउस क्या, माउस से कुछ बाहर थोड़ी है, माउस से तो मैं क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, तो माउस क्या है, इनपुट है। या कीबोर्ड में अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं तो कीबोर्ड से चीज अंदर की तरफ जा रही है, भाई कीबोर्ड में जो टाइप कर रहा हूं अंदर की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है ना, तो क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है, एक टाइप का प्रिंटर ही होता है, जिससे बड़े बड़े मानचित्र वगैरह नक्शे वगैरह निकाले जाते हैं, एक टाइप का प्रिंटर है। तो प्रिंटर से किस चीज क्या आती है, बाहर आती है। तो दिखती सी बात है, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर है तो आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें इनपुट केवल एक ही है, बताओ वो कौन सा होता है, कीबोर्ड। फिर तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला ये है कि बताओ भारतीय संविधान के भाग, अच्छा इसमें लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे तो मैं आपको देता हूं, ये भारतीय संविधान के भाग बात हो रही है किसकी, 5 की, भाग 5, और उसका भी चैप्टर कौन सा आपका, सेकंड। मैं बताओ इनमें से कौन सा है जो स्टेटमेंट उससे संबंध नहीं रखता है। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, है ना, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, भारत का संविधान पढ़ते हैं, तो भारत के संविधान में कितने भाग है अगर आपको पता हो तो, आपके पॉलिटी वाले सर ने पढ़ाया होगा आपको। तो हमारे संविधान में भाग कितने हैं बताओ, 22। बोलो कितने संविधान में भाग है, तो बोलो हमारे संविधान में भाग कितने हैं, 22। ठीक है, तो उसी 22 भाग में जब मैं आपको पार्ट 5 में लेके चलता हूं, कौन से, पार्ट 5 के अंदर लेके चलता हूं, पार्ट 5 के अंदर जब मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है, तो पार्ट 5 आपको पता कहां से कहां तक है, वो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ये पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, संघीय सरकार की बात करता है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसकी बात करता है, ठीक है, केंद्र सरकार की एक तरीके से आम भाषा में बोलो तो बात करता है। अब इसको आगे, ये तो भाग है, इस भाग को आगे 5 हिस्सों में बांटा गया, जिसको अपन बोल सकते हैं 5 चैप्टर्स में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया है, आर्टिकल 52 को 151 से पार्ट 5 को हमारे संविधान के, इसको 5 हिस्सों में बांटा गया। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है एक तरीके से, है ना, तो उसमें आते हैं आपके आर्टिकल 52 से लेकर आपका आर्टिकल 78 तक, जिसमें जिक्र है हमारी केंद्र सरकार की कार्यपालिका का। ये आपको पढ़ाया होगा सर ने, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ऐसा पढ़ाया होगा। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब चीज़ों का जिक्र है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है इसका, पार्ट 5 का, वो उसमें आता है आपका आर्टिकल 79 से 122 तक, और ये कंप्लीट हमारे सिर्फ संसद की बात करता है, सेंट्रल की विधायिका की बात करता है। उसके पार्ट 3 में आपका आता है, पार्ट 3 में आपका सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल 123, और उसमें बात है राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर होती है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, है ना, कि जब भी हमारे संसद का सत्र ना चल रहा हो, मतलब लोकसभा राज्यसभा की बैठ के ना चल रही हो, और कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर कानून बनाना जरूरी है, तो उस टेम्परेरी टाइम के लिए जो राष्ट्रपति कानून बनाता है उसका जिक्र आर्टिकल 123 में, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसका जिक्र आर्टिकल 123 में, और ये हमारे पार्ट 5 के 3rd हिस्से में, 3rd चैप्टर में।
फोर्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं अपने इसके, तो उसमें आपका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, जिसमें हमारी सेंट्रल लेवल की न्यायपालिका की बात है। बोले तो किसकी बात है? सुप्रीम कोर्ट की बात है। किसकी बात है? सुप्रीम कोर्ट की बात है। ठीक है। और इसका जो पांचवा और आखिरी हिस्सा है, जिसमें आर्टिकल 147 से 148 से ना 148 से 151 तक है, और ये बात करता है CAG। अगर आपने पढ़ा हो तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी बात करता है ना, ऑडिटिंग वगैरह जितना उसकी बात करता है। तो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, लैंग्वेज समझाई? क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे संविधान का जो भाग 5 है, उसमें भी जो भाग सेकंड है, तो 4 जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका संबंध हमारे संविधान के भाग 5 के सेकंड चैप्टर से नहीं है? तो उत्तर था इसका राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्योंकि वो है आर्टिकल 123 और वो उसके कौन से हिस्से में आता है? थर्ड वाले हिस्से में आता है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ क्लियर है क्या? भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ये कि संसद के विश्रांति काल के समय, विश्रांति काल मतलब रिसेस, जब मतलब संसद का सेशन न चल रहा हो, तो उस दौरान राष्ट्रपति जब अध्यादेश है ना, ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो वो जो राष्ट्रपति की शक्ति है, तो ऑब्वियस बात है वो आर्टिकल 123 और 123 पार्ट सेकंड में नहीं आता, मतलब चैप्टर सेकंड में नहीं आता, पार्ट 5 के, वो चैप्टर थर्ड में आता है। डन? ओके, नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, अगला है इनमें से कौन सा आर्टिकल है, जो आर्टिकल ऑलरेडी दे रखा 371 है, उसका संबंध किस राज्य से? देखो मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल जो 371 है उसमें कई सारे अलग अलग राज्यों के प्रशासन से रिलेटेड है ना, हमने प्रोविजन कर रखे हैं। जैसे 371A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, K तक है ना, K तक है ना, J तक है। तो उसमें कई राज्य जैसे असम का भी जिक्र है, मणिपुर का भी जिक्र है, मेघालय का भी जिक्र है, गोवा का भी जिक्र है, कर्नाटक का भी है। तो उसमें आपसे पूछा 371A किसके लिए बना है? तो ए तो भाई सब नागालैंड के लिए बना, इतना बता देता हूं मैं आपको। 371A किसके लिए बना है? 371A का संबंध किससे है? नागालैंड से। नेक्स्ट आगे देखो, एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी ना डैश है और उससे अधिक वह RBI एक्ट 1934 में सूचीबद्ध किए गए अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है। A bank that has a paid up capital of dash and above qualifies for the scheduled bank category as listed in the RBI Act 1934। कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे बैंक में जाके जमा कराते हैं, और एक बार पता चला बैंक डूब गया, बैंक बोला हम तो डूब गया, हम क्या करें, हमारे पास तो अब पैसे आपको देने के लिए है नहीं। तो फिर तो RBI हमें गारंटी देता, कोई बात नहीं, आप जाके हमारे बैंकों में पैसे जमा करो। आपने जितने पैसे जमा करा के सारे तो देखो, अगर उस डूबने के बाद मैं RBI बोला मैं तो कहाँ से ला के दूंगा, लेकिन आपके 5 लाख तक का पैसा आपको गारंटी रूप से दे दिया जाएगा। किसने तक का? 5 लाख का। अगर आपने 50 लाख जमा करा के तो भी आपको 5 लाख वापस मिल जाएंगे, 1 करोड़ जमा करा के तो भी 5 लाख मिल जाएंगे, और अगर 5 लाख जमा कराए तो भी 5 लाख मिल जाएंगे। कुबेर सर मैंने 2 लाख, अगर 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए तो क्या तो भी बैंक डूबने के बाद मेरे को 5 लाख देगा? क्यों देगा? तो 2 के तो 2 ही देगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके कितने पैसे मिल सकते हैं? 5 लाख तक मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगे क्या क्या कहानी नहीं है। क्लियर है? ये और हालांकि ये वाला जो मैंने बताया तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो प्रॉपर है वो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ और चीज पूछना चाह रहा है। तो मैंने 5 लाख में तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आपको चीज बताइए कि इस टाइप का क्वेश्चन में आ जाए ना कि ज्यादा हमारे हमारे जो जमा हम पैसे कराते हैं उस पर कितने का इंश्योरेंस की हमको गारंटी देता? 5 लाख की। ये जनरली ये पूछना चाह रहा है कि RBI एक्ट 1934 इसी के तहत किसी बैंक की स्थापना की जाती है, तो उसके तहत ये बोलना चाह रहा है कि क्या है ना कि जो RBI एक्ट 1934 की जो लिस्ट में लिस्टेड होने के लिए कम से कम किसी बैंक के पास कितना पेड अप कैपिटल पैसा होना ही चाहिए कि आप उस कैटेगरी के अंदर आ पाओ। तो उसका उत्तर भी याद रखना, बताओ कितना है? 5 लाख की है। तो ये जनरल डेटा आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इंश्योरेंस वाला भी याद रखना हमेशा, कितना है? 5 लाख वाला है वो। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? मतलब मेन नदी है और उसके बाद सहायक नदी। सहायक नदी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, मतलब बड़ी को नदी उसमें आके जो भी नदियां मिलती है उसको सहायक नदियां बोलते हैं। तो यमुना नदी में टॉस नदी बिल्कुल आके मिलती है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये याद रखना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। गोदावरी में मंजीरा बिल्कुल आके मिलती है, बिल्कुल सही है। सिंधु में झेलम आके मिलती है, बिल्कुल एकदम सही है। चंबल नदी में कभी भी राप्ती नदी आके नहीं मिलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब आंसर हमारा यही है, आंसर हमारा यही है कि ये जोड़ा गलत दे रखा है। चंबल नदी में राप्ती आके नहीं मिलती है। राप्ती एक्चुअल में जिस नदी में आके मिलती है उस नदी का नाम है घाघरा। कंफ्यूज मत होना, घग्गर नहीं बोल रहा हूं, घाघरा। एक्चुअली राप्ती नदी का उद्गम नेपाल से होता है, नेपाल आने के बाद ये यूपी में आती है इंडिया में, यूपी में आकर घाघरा नदी में क्या है मिल जाती है, फिर घाघरा इसके पानी को गंगा में ले जाती है। तो एक्चुअल में घग्गर नहीं, घग्गर तो एक्चुअल में उधर पंजाब होते हुए राजस्थान में आती है,
गंगानगर होते हुए पाकिस्तान में जाकर खत्म हो जाती है, वो घग्गर है, ये घाघरा बोल रहा हूं। ठीक है, घाघरा एक्चुअली नेपाल से ओरिजिन होता है, फिर यूपी आती है और यूपी में फिर गंगा में मिल जाती है जो घाघरा है, और उस घाघरा की एक सहायक नदी है राप्ती। राप्ती का भी उद्गम नेपाल से ही होता है। तो राप्ती किसकी सहायक नदी है? घाघरा की है। तो ये जोड़ा क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, तो ये आंसर होगा अपना। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उसकी राजधानी कहाँ थी? तो अपन जानते हैं टीपू सुल्तान के महल बने हुए कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक में ही है। तो अपन पढ़ते हैं ना श्रीरंगपट्टनम के महल, तो श्रीरंगपट्टनम है ना। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में ही है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के अंदर ही। नेक्स्ट आगे देखो, इनमें से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता हो, जब अपन इंडिया को पढ़ते हैं तो इस तरह से जो इंडिया अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो पर्वतमाला आती है इसको अपन, आपको पता हो, ऊपर गुजरात से लेकर नीचे केरल तक, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? इस पर्वतमाला को अपन बोलते हैं पश्चिमी घाट, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और मैं आपको बता दूं, इस वेस्टर्न घाट का जो गोवा से ऊपर वाला इलाका है, इसी को, इसके उत्तरी ऊपर वाले भाग को, पश्चिमी घाट के इसी भाग को अपन सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको अपन सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो किसका दूसरा नाम सह्याद्री है? पश्चिमी घाट का। पूर्वी घाट को पूर्वाद्री कहते हैं, इसको सह्याद्री कहते हैं। आद्री मतलब क्या होता है? पर्वत होता है, तो सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट का ऊपर वाला जो उत्तरी हिस्सा है, ऊपर वाला जो उत्तरी हिस्सा है ना, इसको अपन सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, और पश्चिमी घाट आपको पता है भारत की जो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें से भी क्या है? एक है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता कब दी गई थी? 2012 में। 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 2012 में। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है? 42 है, 42 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, अगला आरपीजी का विस्तृत रूप क्या है इसके अंदर, अगर आपसे बोला जाए, है ना। आरपीजी का अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर जनरली विस्तृत रूप, मतलब इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछेगी कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपकी रिपोर्ट प्रोग्राम, इसकी हो जाएगी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या हो जाएगी बताओ? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आप बोल सकते ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये एक टाइप की क्या है बताओ दोस्तों? ये आरपीजी क्या, एक तरह की जो कंप्यूटर वगैरह की क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अरे नाम नहीं सुना आपने? C++, जावा, कोबोल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आरपीजी। नाम ये ना, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, प्रोग्राम जनरेट करती है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट आगे देखो, शाही स्नान इनमें से किसकी एक विशेषता है? तो दिखती सी बात है, शाही स्नान किस में किया जाता है? कुंभ के मेले में किया जाता है। फिर तो बच्चे को पता है, कुंभ के मेले में शाही स्नान किया जाता है। अगला, डैश एक ऐसा नृत्य है जिसमें खास बात ये होती है कि कलाकार है ना, ज़्यादा है ना, ऑडियंस से आंखें नहीं मिलाता या उससे रिएक्ट नहीं करता, अपना डांस किया, हो गया बस। तो ये भारत का क्लासिकल डांस है मणिपुरी, उसकी खास बात है। मणिपुरी में जो डांसर है वो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता, अपने आप को, अपनी आई कनेक्ट वगैरह नहीं करता। एक तरीके से इंट्रोवर्ट डांस हो गया एक तरीके से, इसमें करेक्टर थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है। नेक्स्ट अगला देखो, विजयनगर साम्राज्य की अगर आपसे पूछा जाए इसमें से राजधानी कौन सी थी, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम्पी। विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी। कब से कब तक रही? ये रही आपके 1336 से लेकर जब तक राक्षस तांगड़ी का युद्ध नहीं होता 1565 तक, तब तक रहती है। उसके बाद तो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाइयों ने की थी। कब? 1336 में की थी। एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि ये पूछना चाह रहा है कि एमटी वासुदेवन नायर क्या है बताओ। अगला ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो एमटी वासुदेवन नायर की स्क्रिप्ट पर उनके काम ऑन थाचुकल के लिए पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, है ना। तो ये एक फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। इस स्क्रिप्ट पर जो जिनको सरस्वती अम्मा पुरस्कार जो दिया गया अभी हाल ही में, उनका नाम है आपका पी गीता। तो ये फैक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पी गीता को हाल ही में अवार्ड मिला है। अगला, किस राज्य की राज्य सरकार ने सड़क समस्या में सॉल्यूशन के लिए, है ना, तेजी लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है ताकि कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे और चीज़ों को जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाए। तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है लोकपथ मोबाइल ऐप। क्या नाम है? लोकपथ मोबाइल ऐप। और ये मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया।
चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अक्टूबर 2024 में, है ना, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बंगाल की खाड़ी में एक नौसेना का हमने एक्सरसाइज की, हमारी नेवी इन देशों की नेवी ने मिलकर एक एक्सरसाइज की है, मतलब एक प्रैक्टिस की है। तो ये कौन से नंबर की एक्सरसाइज थी? तो ये 28वें नंबर की थी दोस्तों। कौन से नंबर की थी ये दोस्तों? 28वें नंबर की थी। कौन सी थी? ये आपके 28वें नंबर की थी। तो सर ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला दोस्तों, अभी ये बोल रहा है कि अभी 2024 का जो पेरिस में जो अभी ओलंपिक हुआ था उसमें हमारा मेन स्पॉन्सर कौन था? कई कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था, मतलब पैसा लगाया इसमें, लेकिन मेन जो टाइटल स्पॉन्सर होता है, प्रिंसिपल जो स्पॉन्सर था, तो वो दोस्तों था अडानी ग्रुप। कौन सा ग्रुप था? अडानी ग्रुप। क्या था मेन जो आपका स्पॉन्सर था? तो ये अभी आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर याद रखोगे। अगला देखो, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है, मतलब हर एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। कब? 11 जुलाई को। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो ऑल्सो ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब जरा देखो क्या है क्या चीज नहीं है। अगला, 2 दिवसीय बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में अभी शुरू हुई है? होगी क्या? हो गई है, ये अभी अगस्त में हुई है, अगस्त 2024 में। ये अभी 6 से 8 अगस्त के बीच में हुई थी। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इस संगठन के बारे में 2 बातें कुछ बता देता हूं। देखो दोस्तों, एक संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। क्या नाम है? बिम्स्टेक। ये क्या है बिम्स्टेक? तो मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, ये एक ऐसा संगठन है जिसकी जो स्थापना है, ये एक ऐसा संगठन है, अभी नाम से ही अब सब कुछ बता दूंगा, आप समझो। ये एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जून 1997 के अंदर हुई थी, जून 1997 में हुई थी। लेकिन तब इसका नाम ये नहीं था दोस्तों, तब इस संगठन का नाम हुआ करता था बिस्टेक। बोलो क्या नाम था? तब इस संगठन का नाम था बिस्टेक। अब बिस्टेक का मतलब क्या है दोस्तों? बिस्टेक का मतलब बी है बांग्लादेश। बोलो बी क्या है दोस्तों? बी है बांग्लादेश। ठीक है, आई क्या है दोस्तों? आई है अपना देश। क्या बताओ? इंडिया। एस क्या है दोस्तों? एस है आपका श्रीलंका। बोलो क्या है? श्रीलंका। और टी क्या है दोस्तों? टी है थाईलैंड। बोलो क्या है? टी है दोस्तों थाईलैंड। यस, इन चारों देशों ने बोला कि हम आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो हम क्यों ना अपना एक संगठन कॉर्पोरेशन बना लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बिस्टेक की? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करके जून 1997 में इन 4 देशों ने अपना एक संगठन बनाया। और आप देख सकते हो मैप के हिसाब से, अगर ये अपना इंडिया है, ये इंडिया, तो ये क्या है दोस्तों? श्रीलंका है ना? ये क्या बताओ? आपका श्रीलंका है। ये आपको पता ही है, ये क्या है? बांग्लादेश है। इधर आपको पता है भारत के पीछे ये क्या है? म्यांमार है। और नीचे ये क्या है? थाईलैंड है। समझ रहे हो ना? तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, अभी है ना, म्यांमार को गोली मारो फिलहाल, तो इसको एक बार अभी इस ग्रुप से बाहर निकालो। हाँ, तो इन 4 देशों ने मिलकर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड, इन 4 देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा बिस्टेक। क्या नाम रखा दोस्तों? इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और जिसका इन्होंने नाम रखा, क्या नाम रखा दोस्तों? इसका नाम रखा इन्होंने बिस्टेक। फिर क्या होता है? फिर एक्चुअल में दिसंबर महीने में, इसी साल दिसंबर 1997 में क्या होता है? इसमें म्यांमार भी आके जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? म्यांमार। तो अब संगठन का नाम क्या हो गया? तो पहले तो बी मतलब बांग्लादेश था, आई इंडिया था, साथ में म्यांमार के आने से बन गया एम म्यांमार, फिर एस आपका श्रीलंका थाई, और टी आपका थाईलैंड थाई, और आगे वही इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और इसका नाम पड़ गया बिम्स्टेक। क्या नाम पड़ गया? बिम्स्टेक। तो बताओ पहले कितने सदस्य थे इस ग्रुप में? कितने सदस्य देश थे? 4। इसमें कितना और जुड़ा? 1। तो टोटल कितने हो गए बताओ आपके? तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? तो यहाँ पर 1 + 4 ऑलरेडी थे, तो टोटल सदस्य देश कितने हो गए? 5। लेकिन फिर कहानी क्या होती है दोस्तों? फिर कहानी क्या होती है? फिर कहानी ये होती है कि 2004 में इसमें 2 देश और नए आके जुड़ते हैं। उसमें एक देश है आपका नेपाल और एक देश है आपका भूटान। ऊपर वाले नेपाल और भूटान, है ना? यहाँ पर ये नेपाल और ये बीच में इंडिया सिक्किम आ जाता है, और ये आपका भूटान, नेपाल भूटान, ये भी आके जुड़ जाते हैं। नेपाल और भूटान आके और जुड़ जाते हैं। तो अब बताओ सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी होगी? तो 5 पहले से थे, 2 और आके जुड़ गए, तो कितने हो गए? 7। लेकिन अब इसमें कहाँ डालें इसको? तो बोला क्या करें? तो बोला यही रहने देते हैं, लेकिन अब फुल फॉर्म कुछ और बना देते हैं। तो अब जो 2004 से, जब से इसमें नेपाल और भूटान आके जुड़े, तब से बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या अगर आपसे पूछा जाए तो? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या अगर आपसे पूछा जाए
तो अगर आपने एक चीज देखी होगी तो ये सारे के देखो यहां पर जो पानी है, ये जो पानी है ये क्या बंगाल की खाड़ी है क्या? तो लगभग ये बंगाल की खाड़ी के आजू बाजू वाले देश है क्या? थोड़ा नेपाल भूटान ऊपर रह जाते हैं, बाकी लगभग यही सारे देश है क्या? तो सर बिल्कुल यही देश है। तो अब पता नाम क्या पड़ गया, देखो बे ऑफ बंगाल, बोलो क्या नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास की बात है, बे ऑफ बंगाल। आई का मतलब है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव पहल कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं क्या? फॉर, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। पहले सिर्फ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात हो रही थी, अब बोला हम टेक्निकल हर क्षेत्र में एक दूसरे का साथ देंगे, तो मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल। मल्टी सेक्टोरल में क्या क्या है? एमएस तो मल्टी सेक्टोरल है क्या? उसमें टी क्या है बोले तो टेक्निकल, और ई क्या है? एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये अब बिम्स्टेक की आज की तारीख में क्या है दोस्तों फुल फॉर्म है? आज की तारीख में कोई बांग्लादेश इंडिया मत कर देना, आज की तारीख में फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब अगर पूछा जाए इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल अब सदस्य देश इसमें हो चुके हैं, बताओ सदस्य कितने हैं? 7 देश हैं। और इसी की अभी व्यापार को लेकर इन देशों की बैठक हुई है, और यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। इस ग्रुप की जो अभी हाल ही में व्यापार को लेकर जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है दोस्तों? तो इस ग्रुप की जो व्यापार को लेकर अभी बैठक हुई है, एक सेकंड, क्वेश्चन कहां गया ये वाला, ये रहा। तो इसके भी हाल ही में जो व्यापार को लेकर जो 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 को जो बैठक हुई वो दोस्तों अपने नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में हुई है ना। तो ये भी नई दिल्ली के अंदर क्या हुई है दोस्तों? बैठक हुई है, भारत में इस बार इसकी बैठक हुई है। अब सर इसका हेडक्वार्टर, इस संगठन का पर्टिकुलर कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जहां बैठक होती है वही उसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? जैसे G20 वगैरह में अपन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बता दिया ये ग्रुप क्या है और क्या चीज नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो, ये है किस फुटवेयर कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाले भारतीय दल के लिए, है ना, फुटवेयर पार्टनर के रूप में एक साझेदारी की है। उसने अपने जूते वगैरह दे के एक तरीके से स्पॉन्सर किया है। तो प्यूमा क्या है इसका उत्तर? प्यूमा, प्यूमा के जूते आपने पहने होंगे, तो ये है इसका उत्तर क्या होगा? प्यूमा। अगला है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्रिकेट वगैरह अगर आप देखते हो तो जेम्स एंडरसन किसके हैं बताओ? इंग्लैंड के, जो अच्छे बहुत ही शानदार स्विंग बॉल करते हैं, फास्ट बॉलर है। तो इसी के साथ आज का अपना सॉल्यूशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश भी की है कि ज़्यादा चीज़ें डिटेल से भी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से भी हो। अच्छे से कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊँ, तो मैंने समझाया। तो आज इस सेशन का अपन क्या करते हैं, एंड करते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं अगले सॉल्यूशन, अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।